आसन क्या होते हैं, उनके पीछे की थ्योरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेदों के काल से योग का रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। जो ना दिखने वाले भाग है उसकी तरफ जाने के लिए दिखने वाले भागों के ऊपर काम करो, ऐसा योग का मैसेज है। आयुर्वेद योग का पार्ट है। इट इज नॉट एक्रोबेटिक, Right. योग इज वेरी, बहुत शांति से किया जाता है वो योग है। क्या प्राणायाम से बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया जाता है, ट्रीटमेंट भी होता है? जिनको हाइपरटेंशन है उनका ब्रीदिंग रेट नॉर्मली 19 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जाम हो गए तो यहाँ आप प्रेस करके बैठो तो अच्छा। ये खुल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आपका स्वागत है वायरल टॉक्स में। योग के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा। योग पे काफ़ी चर्चाएं होती है, पूरे देश में योगा दिवस मनाते हैं हम लोग, और तरह तरह के आसन आप लोगों ने सीखा होगा, किया होगा। बट जो मेरी एक हमेशा से जानने की इच्छा थी वो थी कि योग के पीछे का रीजन, योग की थ्योरी क्या है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे का ज्ञान क्या है। आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री कृष्ण बसंत मस्कर जी। स्वागत है सर। कैसे हैं आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सारा सही रहा एकदम। तो मैं तो खैर आपको जानता हूँ और मैंने आपकी किताब भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। जो नहीं जानते, हमारे ऑडियंस जो आपके बारे में नहीं जानते, अगर थोड़ा आप अपने बारे में ब्रीफ बता पाएँ कि आप कौन हैं और कैसे आपने योगा पे काम शुरू किया, क्या है आपका बैकग्राउंड? ठीक है, हरिओम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्री कृष्ण बसंत मस्कर, मैं ठाणा से हूँ, जन्म से ठाणा में हूँ, और बाय प्रोफेशन आई वॉज ए बैंकर। नियरली 42 ईयर्स मैंने बैंकिंग में काम किया। खास करके स्पेशलाइजेशन वॉज इन फॉरेन एक्सचेंज। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस इन 1974। इस विद्या के साथ मेरा पहला संपर्क हुआ 1974 में, जब मैं सिर्फ 18 साल का था। तो मैंने सीख लिया। उस समय सिखाने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम में कॉलेज में जा रहा था। धीरे धीरे जब मैं घर में प्रैक्टिस करता था तो हमारे ठाणा में एक योगा इंस्टीट्यूट थी, घंटाली मित्र मंडल। उसका फॉर्मेशन या फाउंडेशन किया था योगाचार्य श्री कृष्ण व्यवहारे। उनसे मैंने शुरुआत में सीखा। वो हमारे गुरुजी हैं। अभी हम लोग जो भी आज काम कर रहे हैं वो सभी उनके बदौलत काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं जब सीखा तो उनके जो गुरु है काबा सहस्त्र बुद्धे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे। तो एक दिन वो हमारे घर आए थे और मैं अपने आसन की प्रैक्टिस कर रहा था। तब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि बहुत अच्छा कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ज्वाइन करो हमारे संस्था को। तो ऐसे मैंने 1980 में संस्था ज्वाइन की एज ए टीचर, यानी शिक्षक के हिसाब से। उस समय हमारे शिक्षक की जो उपाधि थी वो ऐसे खास करके नहीं थी। तो इनिशियली मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया, और धीरे धीरे 1981-82 में हम लोगों ने सागर यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश में, उनकी इंडियन योगा सोसाइटी नाम की एक संस्था है, उनके माध्यम से हम लोगों ने इसका अभ्यास किया। उनकी एग्जामिनेशन दी, डिप्लोमा किया, और बाद में मैं टीचिंग में आ गया फुल फ्लेज। तो ये थोड़ी सी बीफ बैकग्राउंड है। अभी ये मेरा 50वां साल है योग साधना का। तो आपने सागर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। सागर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएँ कि, क्योंकि पहले तो आपने बोला कि कोई ऐसी शिक्षा थी नहीं, फिर आपने सागर यूनिवर्सिटी में जुड़े और वहाँ से फिर इसकी शिक्षा ली। इंडियन योगा एसोसिएशन नाम की उधर एक संस्था है, इट इज़ कनेक्टेड विद द सागर यूनिवर्सिटी। तो उनके योगा डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एडवांस एंड एडवांस टीचर्स कोर्स। वो दोनों ही कोर्सेज हम लोगों ने ठाणा में किए थे। अच्छा। वहाँ से लेक्चरर्स आते थे और बहुत सारा ज्ञान पुस्तक से होता था। अच्छा। उनकी एग्ज़ाम होती थी और उसके हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना खुद का एक पैटर्न डिवाइस किया, सिलेबस करके। अच्छा। और उसमें हम लोग नॉर्मली 6 महीने का कोर्स लेते थे, विच वॉज ओनली कंडक्टिंग फॉर द टीचर्स। तो धीरे धीरे टीचर बढ़ते गए और हम लोगों ने हमारा काम धीरे धीरे शुरू किया। और बाद में 1995 में हमारा फुल फ्लेज डिप्लोमा शुरू हो गया और 1 ईयर। अभी ये डिप्लोमा का हमारा 30वां साल है। दिस इज कंटिन्यू 38 ईयर। ओके। हाँ, तो मतलब आप लोग अभी डिप्लोमा दे रहे हैं? हमारा खुद का डिप्लोमा है योगा में। ओके। योगा डिप्लोमा, योगा एजुकेशन। ओके। 1 साल का है वो। आपने भी अपने गुरुजी के बारे में जिक्र किया जो आपके घर पे आए थे, उनके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ लोगों को। हाँ ज़रूर। ठाणा में जो योग शुरू हुआ वो काबा सहस्त्र बुद्धे नाम के एक व्यक्ति है। वो अभी नहीं है, वो रेलवे से रिटायर हो गए और 1980 में ठाणा में आ गए। 70 में ठाणा में आने के बाद उनको ऐसा लगा कि ठाणा में योग का काम शुरू होना चाहिए। ओके। और उनका जो खास करके सीखने का अंदाज था वो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में जो है
राइट। वहाँ से उनका शिक्षण हुआ। सत्यानंद सरस्वती स्वामी जी, उनसे वो सीखे थे। और उन्होंने मैसेज दिया था कि योगा शुड रीच फ्रॉम डोर टू डोर एंड शोर टू शोर। हर दरवाजे पे, हर शोर पे योग जाना चाहिए। तो वो उनके हिसाब से उन्होंने काम शुरू किया। और उनकी मुलाकात हो गई योगाचार्य श्री कृष्ण व्यवहार से। उनको भी बहुत सारी तकलीफें थी शारीरिक स्तर पर। तो वो सभी तकलीफों का अच्छा सॉल्यूशन उनको मिला योग के अभ्यास से। तो उन्होंने योग के पूरे जीवन योग के लिए उन्होंने दे दिया। और 1971 में हमारा योगा डिपार्टमेंट शुरू हो गया, घंटाली मित्र मंडल का। और उसके हिसाब से वो धीरे धीरे काम बढ़ता गया। मैं उससे जुड़ा 1774 में एज ए स्टूडेंट एंड एज ए टीचर 1980 में। योगाचार्य व्यवहारी जो है, उन्होंने बहुत जगह से अपनी योग की शिक्षा ली। उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा में जाके लिया, कैवल्य धाम जो लोनावला है वहाँ लिया। और उन्होंने बहुत सारे योग के उपाय जो होते हैं या अभ्यास होते हैं, वो सामान्य लोगों के लिए किस तरह से उपयुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में उनका खास फोकस था। और उसके लिए इंस्पिरेशन जो उनको मिला था, वो एक सेंटेंस था स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने क्या कहा था कि योगा शुड नॉट रिमेन ओनली थॉट मोमेंट, इट शुड बी मेड सोशली रिलेवेंट। सोशल रिलेवेंस उसका होना चाहिए। और ये एक सेंटेंस है, वो पूरी तरह से प्रेरित हो गए। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए थे। योग का एप्लीकेशन इन द डे टू डे लाइफ, निजी जीवन में हम योग को कैसे उपयोग कर सकते हैं, कोई समस्या है तो उसको किस तरह से योग कर सकते हैं। और एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट हुआ था, वो ठाणे के जेल में हुआ था। ठाणे सेंट्रल जेल में हम लोगों ने 13 कैदियों को शिक्षक बनाया था। उनकी भी एग्जामिनेशन जो थी वो योगा सागर यूनिवर्सिटी वाली थी। और उन 13 कैदियों को हम लोगों ने महाराष्ट्र में बाकी कैद खाने में या तुरुंगों में भेज दिया था। और उनसे वो पूरी तरह से लोगों को सिखाने लगे। दिस वॉज द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, टू बी फ्रैंक, बिकॉज इट वॉज डन इन ए वेरी लो स्केल, इट वॉज नॉट नोटिस बाय सो मेनी। तो दूरदर्शन में उसका डॉक्यूमेंट्री भी किया था, लेकिन बाद में उसका कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अभी आपने जिक्र किया बिहार स्कूल ऑफ योगा का, और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो उनके फाउंडर रहे, और आपने बताया कि आपके गुरुजी वहाँ पे गए और वहाँ से उन्होंने सीखा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा लोग जानते होंगे कि बहुत ही पॉपुलर योगा इंस्टीट्यूट है, मुंगेर में ये एस्टेब्लिश है। अब मुझे एक चीज़ जो जानना था आपसे कि योग के बारे में तो काफ़ी चर्चाएं हैं, और आज के डेट में तो देश काफ़ी अवेयर भी है योगा के बारे में। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, खुद प्रधानमंत्री इसको सपोर्ट करते हैं। पूरी मिनिस्ट्री इसमें लग जाती है। मेरी एक पर्सनल बड़ी इच्छा थी जानने की। मैं रेगुलर योगा करने वाला तो नहीं, नो डाउट ऐसे मौके पे कभी कभी वीकली मंथली कुछ आसन कर लेता हूँ। बट मेरी एक इच्छा जाननी थी कि इसके पीछे की थ्योरी क्या है, कहाँ से योग आया, कहाँ से लोगों ने शुरुआत की होगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है। प्राणायाम होगा तो उसका रीज़न क्या है। तो मेरी चर्चा मेरी जो अंदर की जिज्ञासा है उस पर ज़्यादा होगी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि जितने भी आसन बने या प्राणायाम की जो विधियाँ बनी हैं, तो किसी न किसी ने तो रिसर्च की होगी इसके ऊपर, और किसी न किसी उसके बारे में डिटेल करके पढ़ के या खुद परीक्षण करके, आत्म परीक्षण करके, सेल्फ पे लागू करके फिर उन लोगों ने एक पद्धति बनाई होगी कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करने से योगा। पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ योगा एक मेडिकल टर्म तो नहीं है, इसका नो डाउट आपकी बॉडी और सोल से भी कनेक्शन है। तो एक अगर मुझे थोड़ा सा आप बता पाएँ कि आसन क्या होते हैं, उनके पीछे की थ्योरी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? योग बहुत ही पुराना शास्त्र है, वो साइंस है। पहली बात, वो शास्त्र है, वो मिथ नहीं है। साइंस में मैं सॉरी आपकी बात कट करूंगा। साइंस बोलने के बाद फिर भी विज्ञान की बात आ जाती है। मैं ऐसा पर्सनल फील करता हूँ कि योग थोड़ा विज्ञान से भी ऊपर है, ये ज्ञान और विज्ञान का कॉम्बिनेशन है। यस, डेफिनेटली, राइटली सेड। अभी योग का जो निर्माण हुआ वो हिंदुस्तान में हुआ है। पहली बात, वेदों के काल से योग का रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। बहुत सारी विचारधारा होती है, लेकिन योग के बारे में अगर आप सोचोगे तो उसमें 4 विचारधारा प्रमुख है। एक ज्ञान योग है, दूसरा भक्ति योग है, तीसरा कर्म योग है, और चौथा राजयोग है। ये 4 योगों का एक स्ट्रीम होता है। इन सभी चारों स्ट्रीम्स का रेफरेंस या उसका संदर्भ हमें भगवत गीता में मिलता है, हठ योग में मिलता है। बेसिकली ज्ञान के माध्यम से आप अपने अंतिम उद्देश्य की तरफ जा सकते हो। योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? पहली बात, या आदमी के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, यानी उन्मनी अवस्था या कैवल्य समाधि अवस्था। मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। किससे मुक्ति पानी है? मुक्ति पानी है जन्म मृत्यु के चक्र से। लेकिन वो संबंध जो था वो बहुत पुराना था। उस समय जो ऑब्जेक्टिव था योग का वो बहुत ही गहरा था, डीप था।
लोगों को इस जन्म और मृत्यु की चक्र से छुटकारा पाना था। इसके लिए उनका ऑब्जेक्टिव था मोक्ष प्राप्ति, कैवल्यावस्था, उन्मनी अवस्था, ये सभी उसके उद्दिष्ट थे और उसके हिसाब से ही सब योग की रचना की गई थी, जिसमें हठ योग है, राजयोग है, पतंजल योग सूत्र है, भगवत गीता में योग है। तो ये सभी स्ट्रीम्स जो है ये एक ही दिशा में जाते हैं। राइट। आज के ज़माने में अगर देखोगे तो आज हमें मोक्ष चाहिए क्या? किसी को पूछेंगे आपको मोक्ष चाहिए, आपको पूछे मोक्ष चाहिए तो आप डायरेक्टली हाँ नहीं कहेंगे। इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि मोक्ष का मतलब मुक्ति कौन सी चीज़ों से, जो चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे शारीरिक व्याधि है, मुझे तकलीफ है, उससे मुक्ति है, मेरा मोक्ष है। मेरे मन की शांति पूरी से बिगड़ गई है, मुझे मन की शांति चाहिए, तो अशांति से मुक्ति, ये मोक्ष है। भावनाओं के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरी भावनाओं के साथ कोई भी आके खिलवाड़ करता है तो भावनिक स्थिरता मुझे चाहिए, तो भावनिक अस्थिरता से मुक्ति ये एक उद्दिष्ट है। मानसिक अशांति से मुक्ति ये दूसरा उद्दिष्ट है, और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति तीसरा उद्दिष्ट है। तो आज के ज़माने में मोक्ष ही है, लेकिन वो मॉडिफाई हो चुका है और उसके लिए जो पैटर्न बताया है, अभ्यास बताया है, वो कई 4 अंगों का है, कई 6 अंगों का है, कई 7 अंगों का है, कई 8 अंगों का है। राइट। तो ये चतुरंग, षडांग, सप्तांग, अष्टांग ऐसे योग के विविध पैटर्न्स है। आसन के बारे में अगर पूछेगी तो आसनों के बारे में बहुत पुरानी मूवमेंट या बहुत पुरानी हमारे पास जानकारी है, लेकिन उसका उद्देश्य वही था कि स्थिर बैठना है। एक जगह पे ध्यान लगा के बैठने के लिए जो आपको क्षमता चाहिए वो देने वाला कोई भी आसन है तो आप करो। अच्छा। तो शुरुआत में योग के अभ्यास में हमेशा आसन जो थे वो ध्यानात्मक आसन थे। ध्यानात्मक का मतलब यह ध्यान जिसका आत्मा है वो ध्यानात्मक। उसके बाद आ गई क्रियात्मक आसन, क्रिया जिसका आत्मा है वो क्रियात्मक आसन, और तीसरी आ गई कैटेगरी रिलैक्सेटिव यानी शिथिलीकरण देने वाले रिलैक्सेटिव आसन। तो योग के अभ्यास के बारे में अगर सोचेंगे तो हठ योग में पहला अंग है आसन। उन्होंने क्या कहा है, पहले आसन करो, स्थिर हो जाओ ऑन बॉडी लेवल। शारीरिक स्तर पर अगर आप स्थिर रहोगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा। शारीरिक अस्थिरता और मन स्थिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। मन को डायरेक्टली स्थिर करना कहेंगे तो हो नहीं सकता है। तो शुरुआत करें बॉडी से। तो नॉर्मल योग का जो प्रवास है या कोई भी व्यक्ति का, वो स्थूल से सूक्ष्म तक है, क्रॉस से सेटल। व्हाट इज ग्रॉस और ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर प्रणाम करने वाला आसन है। आसनों के अभ्यास में अगर देखोगे तो हठ योग में स्थूल से सूक्ष्म बोला आपने। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म मतलब, स्थूल मतलब ये बॉडी जो हमारे पास में, सूक्ष्म मतलब टू सेटल। और सेटल क्या है, माइंड। माइंड तक हमारा दिखने वाला जो एस्पेक्ट है वो बॉडी है। और उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। एक उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद नाम का उपनिषद है, जिसमें उन्होंने हमारे अस्तित्व के 5 स्तर बताए हैं। उसको पंचकोश कहते हैं। कोश का मतलब आमय, कोश का मतलब शीत। 5 कौन से कोश है हमारे? शरीर है, उसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। दूसरा है सांस, जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, जिसके मन के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा है विज्ञानमय कोश, वो हमारी बुद्धि के साथ जुड़ा है। और 5वां आनंदमय कोश। यानी शरीर से आत्मा दिखती नहीं है। हमें दिखता क्या है? सिर्फ शरीर दिखता है और सांस दिखता है। मन दिखता है? मन दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता। तो मन नहीं दिखता है, बुद्धि में नहीं दिखता है और आत्मा में नहीं दिखता है। जो ना दिखने वाले भाग है उसकी तरफ जाने के लिए दिखने वाले भागों के ऊपर काम करो, ऐसा योग का मैसेज है। तो आसनों के अभ्यास से हम स्थिरता पा सकते हैं। आसनों में बहुत सारे आसन हैं, जिसके खास करके देखेंगे तो शुरुआत में जो थे वो सिर्फ ध्यानात्मक आसन थे। 5 आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए: सिद्धासन, भद्रासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन। राइट। और उसमें भी सिद्धासन सबसे अच्छा माना गया है। यह हठ योग की परंपरा कहती है। पतंजलि योग सूत्र के बारे में आसन का कोई अभ्यास ही नहीं दिया है। दे हैव नॉट गिवन एनी आसन। अभी ये जो मैंने आसनों के नाम बताए, ये आसनों के नाम पतंजलि सूत्र में नहीं है। पतंजलि ने क्या कहा है? स्थिर सुखम आसनम, एकदम सिंपल प्रिंसिपल बताया है। स्थिर सुखम आसनम, जो भी स्थिति में आपको सुखमय लगता है वही आसन है, या स्थिर लगता है वो आसन है। वो कैसे करना है, हाउ टू डू दैट, ये पहला जो डेफिनेशन दिया है उसकी संज्ञा दी है। प्रोसेस क्या बताइए? प्रयत्न शैथिल्य अंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य का मतलब करते समय डोंट डू स्ट्रेनियस एफर्ट्स, आराम से करो, एफर्टलेस होना चाहिए। एफर्टलेस होना चाहिए। और अनंत का मतलब है इन्फिनिटी की तरफ जाना है। अनंत का मतलब विच इज नॉट फाउंड इन एनी पैरामीटर्स। राइट। और उसका बेनिफिट क्या दिया है? ततो द्वंद्वान अभिघाता। आसन करने से क्या होता है? द्वंद्वों का अभिघात हो जाता है। द्वंद्व का मतलब ड्यूअलिटीज। भी ड्यूअलिटीज तो शारीरिक स्तर पर भी है, ब्रीदिंग में भी है, मन में भी है, बुद्धि में भी है। वे सभी ड्यूअलिटीज निकल जाती है। ओनली 3 सूत्र गिवन बाय
पतंजलि। हठयोग में 15 आसन दिए हैं, उनमें से भी 5 जो है वो ध्यानात्मक आसन है, बाकी बहुत सारे आसन दिए हैं जो शरीर के ऊपर परिणाम करते हैं। हठयोग में और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हुआ है मुद्रा। मुद्रा का मतलब पोस्चर। तो हठयोग उपनिषद से लिया गया। हठयोग हठयोग कहाँ से, वर्णन कहाँ है हठयोग का? हठयोग के बहुत सारे ग्रंथ है। पहले सबसे पहला ग्रंथ है वो शिव संहिता है, अच्छा। जो शिव पार्वती का संवाद है। हाँ, उनके संवाद से हठयोग का निर्माण हुआ है। राइट। उसमें से बहुत सारी स्ट्रीम्स है। हठयोग में पतंजलि हठयोग में ये भी है, कौन क्या बोलते हैं, घेरंड संहिता है, हठ प्रदीपिका है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स उसमें है। लेकिन इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन अगर देखेंगे तो हठ प्रदीपिका में है और घेरंड संहिता में है। घेरंड संहिता बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, जिसमें शरीर को घट की उपमा दी है। इट इज लाइक ए पॉट। जैसे हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो उसको बर्तन बनाने के बाद उसको तपाते हैं, उसको बेक करते हैं, देन ओनली ब्रिंग इट टू यूज, बराबर है। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि आपके शरीर के घट को सीधा करो, उसको पूरी तरह से क्लीन करो और बाद में यूज करो। देन उसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है। ये सभी चीज़ें हमारे शारीरिक उन्नयन के लिए ही बनाई गई है। आसनों के अभ्यास से शरीर में जो भी दुविधाएं हैं, डिसऑर्डर्स है, वो निकल जाते हैं। अभी उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण और आयाम, ये 2 शब्दों से प्राणायाम शब्द बना है। प्राण का मतलब वाइटल एनर्जी। प्राण हम लोग देख नहीं सकते, वी कैनॉट सी द प्राण, लेकिन प्राण नहीं ऐसा भी बोल नहीं सकते। ट्रू। प्राण का जो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है, यानी उसका स्थूल आविष्कार जो है हमारा सांस है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हम कहते हैं जीवित है, प्राण है उसमें। द मोमेंट प्राण निकल गया तो हम लोग डेड होते हैं, राइट। तो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राण इज अवर ब्रेथ। और सटल जो है, स्थूल है, प्राण का आविष्कार हमारा सांस, और सूक्ष्म कौन सा है? हमारा मन। सांस का और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। मन पवन संबंध, ये प्राणायाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना चाहिए। मन पवन संबंध का मतलब क्या है? मन में विचारों की गति बढ़ती है तो सांस की गति भी बढ़ती है। और विचारों के ऊपर अगर हमें कंट्रोल लाना है तो हम लोग इतनी आसानी से नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग सांस के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। हम मॉडरेशन उसमें कर सकते हैं। मुझे चाहिए, मैं डीप इनहेलेशन कर सकता हूँ, स्लो एक्सेल कर सकता हूँ। तो विचारों की गति से साथ अगर हमारा सांस जुड़ा हुआ है तो उसका दूसरा मतलब क्या होता है? अगर विचारों की गति कम करनी है तो सांस की गति कम करो। सो रिड्यूस द रेस्पिरेटरी रेट। मन पवन संबंध बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हठयोग में। उन्होंने क्या कहा है? चले वाते चरम चित्तम निश्चल निश्चलम भवेत्। इसका मतलब क्या है? चले वाते, इसका मतलब जब तक वात चल रहा है तब तक चित्त चल रहा है। एक निश्चल हो गया, दूसरा निश्चल हो गया। योगी स्थाणुत्व मापनोति। योगी लोगों का स्थाणुत्व का मतलब स्थिरता अगर पानी है तो दे शुड डू तो वायु निरोधे, उन्हें वायु का निरोधन करना चाहिए। वायु का निरोधन का मतलब है प्राणायाम। तो प्राण शक्ति को मॉडरेट करना, प्राण शक्ति को मॉड्यूलेट करना और उसके ऊपर नियंत्रण लाना, ये प्राणायाम का उद्देश्य है। प्राणायाम करते समय 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ह और ठ। ह और ठ। हाँ, ओके। हमारी राइट नॉस्ट्रिल जो उसको हम कहते हैं ह, अच्छा। और लेफ्ट को कहते हैं ठ। ह और ठ को जोड़ने वाला हठयोग। तो ह का मतलब सूर्य नाड़ी, इस राइट नॉस्ट्रिल इज सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये नाड़ियों के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सिंपैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम, ये तो है हमारे शरीर में। अनुकंपी संस्था, इसका मतलब एक्टिव करने वाली। परानुकंपी का मतलब शांत करने वाली। ये शांत करने वाली नॉस्ट्रिल है और ये एक्टिव करने वाली है। तो ये दोनों नॉस्ट्रिल्स, राइट इज सूर्य नाड़ी, एक्टिव करने वाली, लेफ्ट जो है वो शांत करने वाली है। तो दोनों का संतुलन होना चाहिए। बट एक टाइम पे शायद एक नाड़ी चल रही होती है आपकी। हाँ, डोमिनेंस होता है। डोमिनेंस का मतलब जब हम कार्यरत होते हैं, व्हेन वी आर वेरी मच एक्टिव, उस टाइम हमारी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा काम करती है। जब हम थोड़े पैसिव होते हैं या काम नहीं कर रहे लेकिन शांति से बैठे हैं तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम करती है। बट इसका कोई साइकिल भी है कि साइक्लिकल शायद 1 घंटे के बाद चेंज हो रहा हो, ऐसे कुछ? हर 1.5 घंटे के बाद चेंज होता है। और उसका जो रेफरेंस है वो शिव सौरदय शास्त्र करके एक बेसिक कंसेप्ट है, उसमें बताया गया है। लेकिन तीसरी पॉइंट कैसी है, ये तो एक्टिव के लिए होगी, ये रिलैक्सेशन के टाइम होगी, लेकिन हम शांत जब होते हैं ना तो दोनों चलती है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम शांत कभी होते ही नहीं है। हम लोग हमेशा आइदर एक्साइटेड या डिप्रेस्ड, दोनों में से एक है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास से हमारे नाड़ियों में संतुलन आता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ ऐसा माना गया है, 72,000 नाड़ी आर देयर इन द बॉडी। लेकिन उसमें 3 महत्वपूर्ण है, ये है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। सुषुम्ना का मतलब है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली हमारी मज्जारज्जु। राइट। तो ये संवेदना ग्राहक होती है, दे आर गिविंग यू सम सेंसेशंस। अगर आप राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ करोगे तो आपको एक्टिव लगता ही है, लेफ्ट से करोगे तो आपको पैसिव लगता ही है। तो ये दोनों नासिकाओं का संतुलन
करने के लिए जो प्रोसेस बताई गई वो है प्राणायाम। ओके। तो प्राणायाम में पूरक यानी डीप इनहेलेशन, कुंभक यानी रिटेंशन एंड रेचक का मतलब एक्सेलेशन। एग्जैक्टली। तो श्वास को लेना हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग उसके बारे में जानते नहीं कभी। कभी कभी तो हमें याद भी नहीं होता कि सांस चल रही है। एग्जैक्टली सांस की जब हम ध्यान ही देते हैं उसमें Right. क्या देखना है। मिस करते हैं। हाँ, पहले सांस से आखिरी सांस तक चलने वाली है, लेकिन उसको ध्यान देने की तरफ जब हम सोचते हैं तो उसके प्राणायाम आ जाते हैं। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राण का मतलब शक्ति, अंदरूनी शक्ति, आयाम का मतलब डायमेंशन। तो अंदरूनी होने वाली प्राण शक्ति के साथ खुद को जोड़ के रखना और उसके माध्यम से अंदर की तरफ जाने की कोशिश करना। अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या है? टू फाइंड द माइंड। मन के साथ क्या हो रहा है? हम मन के बारे में कभी सोचते हैं? बहुत कम बार सोचते हैं। मन सोच रहा होता है हमारे बारे में। मन भी नहीं सोचता है। हमें लगता है मन सोच रहा है। मन भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। वो बोलते हैं तुम तुम्हारे जानो, मैं मेरा काम करूंगा। मन मतलब कौन सा, जो आप एक दिमाग की बात कर रहे हैं, या मन क्या है? मन इज अ ऑर्गन विच इज नॉट पॉसिबल टू सी। मन को हम देख नहीं सकते, ओके। लेकिन मन को नकार भी नहीं सकते। इट इज अ सिक्स्थ लिम्ब। हमारे 5 इंद्रिय हैं, मन शेषाणी इंद्रियाणी, ऐसा रेफरेंस भगवत गीता में है। मन एक 6वां इंद्रिय है और अभी 7वां आ गया मोबाइल। तो ये मन का और पवन का जो संबंध है वो हम लोग जानेंगे तो हमें समझ में आता है कि अगर पवन को कंट्रोल करेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में आता है। पवन मतलब श्वास, पवन मतलब सांस। मन पवन संबंध हठयोग का गाभा या कोर जिसको हम बोलते हैं वैसा है। तो प्राणायाम के अभ्यास में उन्होंने 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हठयोग में। तो अभी मैं पहले उस पर आता हूँ, प्राणायाम के उस पर, कि ओवरऑल मुझे जो समझ आ रहा है कि प्राणायाम का जो मकसद है, जो श्वास आप ले रहे हैं उसकी गति को बैलेंस करना, और उसकी गति से जो विचारों की जो उथल पुथल है आपके मन में या आपके मस्तिष्क में, उसको संयम करना, और फिर उसको एक इन्फिनाइट की तरफ ले जाना मन को। बराबर। मतलब स्थूल शरीर को आप शांत करो और मन से आप विचरण कर रहे हैं एक इन्फिनिट में, या मान ले आप एक ध्यान में हैं, लगे हुए हैं। और ये तभी वो पॉसिबल है जब आप प्राणायाम की सिद्धि करते हैं, राइट। दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है कि चूँकि प्राण का बड़ा योगदान है, प्राण से हम लोग हैं, और प्राण जो आपने बोला कि प्राण तभी तक है जीवन में जब तक श्वास आ रही है और जा रही है। और ये श्वास जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से आ रही है, इसके बारे में तो लोगों को मुझे लगता है कहीं कोई आइडिया नहीं है। बट मैं मानता हूँ ऐसा कि अगर यूनिवर्स में कहीं भी कुछ चीज़ें कनेक्ट है, पूरी ब्रह्मांड से ये हवा फिल्टर होकर हमारे पास पहुँच रही है, तो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करने का जो एक जरिया है वो एक आपका श्वास ही है। और अगर आपने उसको संयम नहीं किया, उसको संयमित नहीं किए, तो नो डाउट मन तो विचलित हो गई। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको बताएं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ये बराबर है, आपने समझ बराबर है। अभी इसमें और एक बहुत सटल पॉइंट है, वो है 5 प्रकार है प्राण के। राइट। प्राण, मुख्य प्राण का मतलब कॉस्मिक लेवल, विश्व में है वो पूरे विश्व को छाया हुआ है। कॉस्मिक लेवल मतलब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम, या धरती की बात? यूनिवर्स की बात। यूनिवर्स वही प्राण का हम लोग अंश है, बराबर है। पंचमहाभूत आपको मालूम है, वही सब हमारे शरीर में भी है। तो इट्स कंप्लीटली कनेक्टेड विद दैट। 5 अभी एलिमेंट्स इसमें 5 प्रकार प्राण कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ऐसे 5 प्रकार प्राण के हैं। तो प्राण का कॉस्मिक लेवल पे लोकेशन कहाँ है? सूर्य, ओके, सन, सोलर एनर्जी। और हमारे शरीर में उसका स्थान है मुख, फेस। यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ से पानी और खाना है। तो जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान ग्रहण करने के पांचों सोर्सेज यहाँ है। तो उसका प्राण का काम क्या है? ब्रीदिंग। इनफैक्ट छठा भी वही है। हाँ, सांस लेना वो है। दूसरा अपान, अप और अन का मतलब बाजू में रखना, अप का मतलब बाजू में रखना। प्राण का मतलब, अन का मतलब है जीवित रहना। सब प्र और अन इसके साथ बना है प्राण। तो ब्रीदिंग इन, खाना और पीना, ये तीनों चीजें हैं। हमारे ऊर्जा के 3 स्रोत है, हवा, पानी और अनाज। इनमें से हवा तो आती ही रहती है, पानी हम जैसा मिलता है वैसे पीते हैं, और खाना कुछ भी चलता है। तो प्रायोरिटी जो है वो प्राण की हमारे शरीर में एंट्री होती है ये 3 माध्यमों से। उसका काम क्या है? शरीर को जीवित रखना। अपान का मतलब है अप और अन का मतलब जो नहीं, अप का मतलब जो नहीं चाहिए उसको निकाल दो। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी जो है, उत्सर्जन संस्था, उसका संबंध है अपान से। अच्छा। प्राण का संबंध है हमारे श्वसन संस्था से। उत्सर्जन 3 तरह से होता है। एक हवा से होता है, सांस लिया बाहर छोड़ दिया। दूसरा पानी से, बाय स्वेटिंग एंड बाय यूरिनेशन। और तीसरा खाने से, बाय फिकस। तो ये तीनों चीज़ों से
हमारा निकलता है। उत्सर्जन होता है। उसके बाद है प्राण अपान व्यान। व्यय और अन, व्यय का मतलब घूमना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी जो है रक्ताभिसरण संस्था, उसका संबंधित व्यान प्राण से है। इट सर्कुलेट्स द एंटायर बॉडी। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति हमें लगता है कि सिर्फ खून हमारे शरीर में दौड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी होती है अंदर, बहुत सारी केमिकल्स होती है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। ये सभी चीज़ों को वहन करने वाली संस्था है, उसको हम कहते हैं व्यान प्राण। कॉस्मिक लेवल पे उसका संबंध किधर है? इट इज कनेक्टेड विद द विंड। ओके। प्राण का संबंध है सूर्य से, अपान का संबंध है पृथ्वी से, व्यान का संबंध है एयर यानी हवा। चौथा जो है उदान, उद और अन। उद का मतलब एलिवेट करना। एलिवेशन के लिए अग्नि होता है, उसका सिंबल अग्नि है। अग्नि का कैसा भी आप पकड़ो ऊपर ही जाता है, राइट। इट इज नेवर गोइंग डाउन। तो अग्नि जो है वो है उदान प्राण का सिंबल। उदान प्राण का मतलब है उद्वहन का मतलब एलिवेशन करना। किसका एलिवेशन? हमारे अंदर जो शक्ति है कुंडलिनी, उसको ऊपर तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उससे उदान वायु का संबंध है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो उदान प्राण जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो एक्टिवेट होने से इट टेक्स यू अबव, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं ऊपर गया। ऊपर किधर गया? इट इज एलिवेशन ऑफ दैट उदान वायु। और पांचवा है समान, सम और अन। सम का मतलब बैलेंस। उदान वायु का संबंध हमारे मज्जा संस्था के साथ है, और समान वायु का संबंध हमारे पचन संस्था के साथ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी प्राण श्वसन संस्था, अपान उत्सर्जन संस्था, व्यान कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उदान मज्जा संस्था और समान पचन संस्था। तो हमारी 5 जो मेजर संस्था शरीर में है, जिसके साथ हम लोग हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं, और उसके कारण हमें उसमें असंतुलन है। तो प्राणायाम के अभ्यास से 5 प्राणों का संतुलन हो जाता है। अच्छा। और वो संतुलन होने से, संतुलन का मतलब क्या है? बैलेंस। इम्बैलेंस कहाँ है? सब जगह इम्बैलेंस है। जब राइट को काम करना है तब राइट नहीं काम करती है, लेफ्ट को जब शांत रहता है तो लेफ्ट नहीं शांत रहती है, ये असंतुलन है। तो ये नॉस्ट्रिल्स की बैलेंसिंग, ये पहली बात है। और ये करने के लिए 5 स्टेजेस बताई गई है। शुद्धिकरण, क्लिनसिंग। क्लिनसिंग कैसे हम करते हैं? कपालभाति से करते हैं, एक्सेलेशन, एक्टिव एक्सेलेशन। उसके बाद नियमन, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होनी चाहिए? 1 मिनट में 12 या 15 बार, ये नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट है, एवरेज रेट। लेकिन उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग रेस्पिरेटरी रेट्स भी होते हैं। जिनको हाइपरटेंशन है उनका ब्रीदिंग रेट नॉर्मली 19 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। अच्छा। जिनको अस्थमेटिक्स कंडीशंस है उनका रेट 23 to 25 होता है, और जो डिप्रेशन में है उनका रेट 30 तक है। तो ये अलग अलग तरीके की जो ब्रीदिंग रेट्स है उसको नॉर्मल में लाने के लिए नियमन होता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद नियंत्रण, कंट्रोल। नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारे कंट्रोल होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। वी डोंट नो हाउ वी ब्रेथ। ट्रू। ध्यान ही नहीं देते हम लोग। सांस लिया छोड़ दिया, बस चल रहा है। बोलते तो हम लोग, मुझे बात मत करो, मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं है, ये तो बोलते रहते हैं लेकिन सांस लेते रहते। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो इस कंट्रोल लाने के लिए जो है उसको हम कहते हैं नियंत्रण। चौथी स्टेज है संतुलन। संतुलन कहाँ है? राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। हमारी राइट नॉस्ट्रिल जो है इसका संबंध लेफ्ट ब्रेन से है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल का संबंध राइट ब्रेन से है। ये 2 हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, उनके संबंध उसके साथ है। इंटरेस्टिंगली हमारे आर्मपिट का संबंध है हमें नॉस्ट्रिल से है। अगर ये हमारी नॉस्ट्रिल जाम हो गई है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जाम हो गई, तो यहाँ आप प्रेस करके बैठो थोड़ा, अच्छा, ये खुल जाती है। पहले ऋषि मुनि देखते ना, योग दंड लेके बैठे थे, राइट। ऐसे थोड़ी सपोर्ट चाहिए इसके, नहीं, उनको मालूम था कौन सी नॉस्ट्रिल मुझे अभी चलवानी है, तो उस साइड लेके बैठ जाते थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रखते थे। अच्छा। तो ये उसमें बहुत बड़ा साइंस है उसमें। तो ये संतुलन है। और 5वां है अवेयरनेस, सजगता। हमें सजगता का मतलब भी मालूम नहीं, वी आर नॉट अवेयर व्हाट वी आर डूइंग। आज अवेयरनेस का पूरी तरह से सत्यानाश हो गया है, टू बी फ्रैंक। हमको समझते ही नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ के काम कर रहे हैं, इसका मतलब अवेयरनेस। तो ये 5 स्टेजेस होती है: शुद्धिकरण, नियमन, नियंत्रण, संतुलन और सजगता। और ये 5 स्टेजेस के साथ साथ हम लोगों को पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब कंट्रोल्ड इनहेलेशन, कुंभक का मतलब कंट्रोल्ड रिटेंशन, और रेचक का मतलब कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन। तो ये सभी चीज़ें हम लोग जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताई है पतंजलि ने, गति विच्छेद। गति और विच्छेद का मतलब उसको कम या ज़्यादा करना। कभी कभी हम गति बढ़ाते भी हैं, श्वास के भस्त्रिका प्राणायाम करके प्राणायाम है जिसमें गति बढ़ाते हैं, वी डू हाइपर वेंटिलेशन, जलद गति से सांस लेते हैं छोड़ते हैं। और कभी कभी गति कम भी करते हैं। गति कम करने का मतलब पूरक,
प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन एंड प्रोलॉन्ग रिटेंशन। ये तीनों से क्या होता है, अपने आप गति बढ़ जाती है। अभी आप हिसाब लगा सकते हो, 10 सेकंड तक मैंने सांस लिया, 40 सेकंड तक उसको अंदर मैंने होल्ड किया और 20 सेकंड तक छोड़ दिया, तो कितना हो गया, 70 सेकंड हो गया। राइट। जो चीज़ मैं मिनट में 12 या 15 बार करता हूँ या मिनट में एक ही बार किया। दिस इज द गति विच्छेद। गति विच्छेद का मतलब गति बिल्कुल कम करती मैंने। बट उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, उससे क्या हमारी ये क्रिया है या इससे कुछ फर्क पड़ता है हमारी बॉडी? अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग करते हैं ना। अभी उसमें आप सोचो, कुंभक के बारे में सोचो मत। कुंभक इज टू बी लर्न अंडर प्रॉपर गाइडेंस। ओके। अपने हिसाब से आप बुक पढ़ के कभी भी कुंभक नहीं करना है, क्योंकि वो इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो। तो हठ योग में बहुत ही क्लियरली मेंशन दिया है, गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु ने जो मार्ग देखा उसके ऊपर ही जाके काम करो, अदरवाइज इट विल हार्म यू। बहुत सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन दी गई है, यानी उसके बारे में आपके डिसीजेस क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, वो हिसाब से प्राणायाम करो। समझ गया। तो सिंपल प्राणायाम के लिए हमें दीर्घ श्वसन बहुत यूजफुल है, डीप ब्रीदिंग बहुत यूजफुल है, यू कैन से। हमारे प्राणायाम के अभ्यास में 3 सेक्शन यूज होते हैं। पहला उदर श्वसन है, उदर एब्डोमिनल सेक्शन है, दूसरा है थोरेसिक सेक्शन छाती का, और तीसरा कंधों का। ये तीनों के तीनों सेक्शंस हमेशा काम करते हैं, हमें मालूम ही नहीं रहते। श्वास पटल नाम का एक अवयव है शरीर में, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर नीचे होती है। जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे जाता है, तो हमारा पेट बाहर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है, पेट अंदर जाता है। तो ये डायफ्रामिक मूवमेंट जो होती है वो प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके कारण सांस की गति कम हो जाती है। जब सांस की गति कम होती है तब विचारों की गति भी कम हो जाती है। ये दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। तो ये है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेली प्रैक्टिस, लेकिन उसको करने के लिए आपको उचित मार्गदर्शन लेना चाहिए। यू कैनॉट डू ऑन योर ओन बाय रीडिंग द बुक्स। ये है उसका इम्पोर्टेंस। तो ओवरऑल जो समझ आ रही है बात ये कि आपकी श्वास से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, और उसका संयम, उसका कंट्रोल करना प्राणायाम का पहला मकसद है, और उसके कंट्रोल होने से आपके विचारों पे आपका कंट्रोल होता है, और नो डाउट फिर आपकी शारीरिक जो चीज़ें हैं उस पर भी आपका संयम होता है। तो क्या प्राणायाम से बहुत सारे रोगों का इलाज भी किया जाता है, ट्रीटमेंट भी होता है? अभी ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो योगा, हम लोग आज बहुत सारी विचारधारा ऐसे है कि योग इज अ थेरेपी। योगा थेरेपी के हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसका, लेकिन एक्चुअली वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि थेरेपी का मतलब क्या है, उपचार। उपचार करते समय 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस, उसका निदान। एलोपैथी आप कौन सी भी आप पैथी ले लो, उसमें निदान होता है, पहले डायग्नोसिस होता है किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट होती है, MRI CT स्कैनिंग होता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसका XYZ रोग है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट मिलती है, बराबर है। तो उपचार और निदान ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कम्प्लीटली एब्सेंट है योग में। योग में ऐसा कोई दिया नहीं कि ये निदान है, ये दिस इज द वे इन विच यू कैन कम टू नो कि इसको डिसीज है। तो योग में उपचार जो होता है वो हम लोग उसको बाय प्रोडक्ट के काम से जानना चाहिए। योग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है, प्रिवेंशन, जो आजकल कोई मानता ही नहीं है। प्रतिबंध के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। हम लोग सभी क्योर जानते हैं। आप कोई भी चीज़ ना हो उसके लिए जो भी करते हैं उसके लिए आपको रिएम्बर्समेंट नहीं मिलती है ना। तो रिएम्बर्समेंट कहाँ मिलती है, उपचार में मिलती है। इसलिए हम पहले बीमार होते हैं, बाद में उपचार करते हैं। लेकिन योग में ऐसा पोटेंशियल है कि आप बीमारी ना हो, यू कैन नॉट फॉल सिक एट ऑल। ये अगर हम अभ्यास करेंगे, योग का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, तो आपको बीमारी आने के चांसेस ही नहीं है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन मेरा है कि कोविड में जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे योग की, उनको कोविड का प्रॉब्लम कम हुआ है। दे वर नॉट विक्टिम्स वेरी इजीली, और जो भी विक्टिम हो गए थे उनको भी क्योर का बहुत अच्छी तरह से फायदा हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी थी। योगा इज यूजफुल फॉर इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम जो उसको बढ़ाने के लिए योग का बहुत ही उपयोग हो सकता है। तो प्रिवेंशन के हिसाब से देखेंगे तो योग निश्चित रूप से उपयुक्त है, क्योर टू सम एक्सटेंट, बट यू कैनॉट रिप्लेस बाय मेडिसिन। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं योग का एक्सपर्ट हूँ, आप औषध वगैरह बंद कर दो, योग करो, ऐसा नहीं हो सकता है। इट कैन बी सपोर्ट सिस्टम। लेकिन और एक तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिहेबिलिटेशन, पुनर्वसन। कोई गंभीर बीमारी मुझे हो गई, उसमें से मैं बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय मेडिकल इंटरवेंशन आई गॉट क्योर्ड, लेकिन मन में एक उसका धक्का रहता है। माइंड इज ऑलवेज अंडर प्रेशर कि मुझे फिर से होगा तो उसके लिए पुनर्वसन जो चाहिए, पुनर्वसन के लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन वेरी यूजफुल। तो प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ये दो बहुत ही कोर इम्पैक्ट है, लेकिन आजकल योग बहुत तरीके से, गलत तरीके से पेश किया जा उपचार रहा के माध्यम से किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। है। आयुर्वेद योग का पार्ट है, आयुर्वेद डिफरेंट साइंस है ऑल टुगेदर, नॉट कनेक्टेड। कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है। उसमें भी डायग्नोसिस प्रोसेस है, ओके, देयर इज नो कनेक्शन नाड़ी बिटवीन। परीक्षा है, दे डू द कफवात पित्त, उसके True. उनकी पूरी सिस्टम अलग है। ट्रू। योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखेंगे ना तो योग एक जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है। लेकिन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? टू डू इट रेगुलरली, बस दैट्स ऑल। जो करना है वो रेगुलरली करते रहो। जो करना है इसका मतलब जो भी चाहिए वो करना नहीं है, सीखना चाहिए प्रॉपरली। प्रॉपर सीखो, उसको पहचानो, उसको जानो और बाद में करो। और आप रेगुलरली करते रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं उसमें। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी। तो हर आदमी कौन कौन योग कर सकता है उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक दिया है हठयोग में। अच्छा। युवा वृद्धोति वृद्धो वा, युवा यंग, वृद्ध अति वृद्ध, व्याधि तो दुर्वपि वा, व्याधित है यानी जिसको कोई तकलीफ है वो भी कर सकते हैं। बच्चे नहीं। बच्चे नहीं, 10-12 साल के बाद ही। बच्चों के लिए कैसा है ना, उनको कंसंट्रेशन दे। बच्चों को खेलना कूदने का समय है, उनको स्थिर बट ये रहना। जो योगा करवाते हैं बच्चों से, मैं देखता हूँ लोग, बहुत सारे बच्चे योगा में, टू उससे बी फ्रैंक मिसयूज है वो। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है तो उसको कैसे भी मोड़ो तोड़ो ऐसा नहीं होता है। हाँ, बट मोड़ना तोड़ना योग नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इट इज नॉट एक्रोबेटिक। Right. योग इज वेरी, बहुत शांति से किया जाता है वो योग है। ठीक है, उनको तुम सिखाओ, उनको प्रणव साधना करवाओ, उनसे आप प्रणव का, ओम का उच्चार करवाओ, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बढ़ेगा, उनकी मेमोरी अच्छी बढ़ेगी। तो योग के एप्लीकेशन जो है वो योग के एप्लीकेशन करने के लिए एज की कोई लिमिट नहीं है। तो वो हिसाब से योग का अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, योगा के लिए अभी तो खैर काफ़ी चर्चा है इस पे, प्राणायाम जो आपने बात की इस पे, बट मेरी एक ऐसी क्यूरियोसिटी कि इसके लिए क्या कोई ऐसा है कि जब आप प्राणायाम कर रहे हो या डेली कुछ ऐसे योग से आप अपने अपने डेली की जीवन शैली में उसको ढाला है कि मुझे योग करना है, तो क्या आपकी डाइट का, आपके आहार का ध्यान रखना चाहिए? निश्चित रूप से आहार का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। याज्ञवल्क्य स्मृति नाम का एक ग्रंथ है जिसमें क्या बताया है, यथा अन्नम तथा मनः। जैसा आपका अन्न है वैसा आपका मन है। लेकिन आज वो उल्टा हुआ है, जैसा यथा मन मनः वैसा। तथा अन्नम। आज मुझे ये खाने का मूड हो गया तो मैंने वो खाना खा लिया। यह जैसा आपका आहार है। योगी का आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक, सीमित और संतुलित। इट शुड बी सात्विक, सीमित, लिमिटेड और संतुलित, बैलेंस। उसके बारे में भी हठयोग में बहुत ही ब्यूटीफुल इम्पैक्ट दिया है, कैसे करना है आहार, कौन सा आहार होना चाहिए। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम धातु प्रपोषणम। पुष्टता देने वाला, सुमधुर, थोड़ा सा स्वीट होना चाहिए, गव्यम, गाय के दूध का बना हुआ कोई चीज़ उसमें होना चाहिए, और धातु प्रपोषण करने वाला। ये तो हो गया पैरामीटर इनपुट का। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? मनोभिलेषणम योग्यम। मनोभिलेषण का मतलब मन को प्रसन्न करने वाला आहार चाहिए। हम मन के बारे में सोचते नहीं, हम सिर्फ टंग के बारे में सोचते हैं। तो जितना हो सके उतना जंक फूड मत खाओ। डोंट ईट एनी जंक फूड। अवॉइड जंक फूड इफ यू कैन ईट फ्राइड फूड। कॉलोली कैसे देखो, अवॉइड जंक फूड इफ यू कैन अफोर्ड फ्राइड फूड। अवॉइड फ्राइड फूड इफ यू कैन अफोर्ड बॉइल्ड फूड। एंड अवॉइड बॉइल्ड इफ यू कैन ईट रॉ। तो जितना हो सके उतना रॉ खाओ। खाने से बहुत कुछ अंदर होता है। खाने के लिए हम लोग जीवित रहना नहीं चाहिए, हम लोगों को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। तो आहार, विहार और विश्रांति, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होता है? आप जो बात कर रहे हैं योगा लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? व्हाट इज दैट? हेल्थ। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। स्व और स्थ, ये दो चीज़ों से स्वास्थ्य शब्द बना है। स्व का मतलब सेल्फ, और स्थ का मतलब स्थिर, खुद की जगह पे स्थिर रहना। इसका मतलब एक जगह पे बैठ जाना ऐसा नहीं है। स्थिरता का मतलब है शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे। तो हमारी हेल्थ की जो पैरामीटर्स है, जिसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो शारीरिक हेल्थ होता है, दूसरा मानसिक हेल्थ होता है। शारीरिक हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है? आहार, विहार और विश्रांति, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट। ये तीन फैक्टर्स अगर आप संभालोगे तो आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके। और मानसिक स्वास्थ्य कौन सा है? विचार, विकार और विवेक। विचार का मतलब थॉट प्रोसेस, आपकी आपकी मनोधारणा कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है। विचार, विकार, विकार का मतलब है बायसेस। बहुत सारे बायस हमारे मन में थे, अच्छा वो बुरा। मनोविकार होते हैं, जिसमें फियर्स होता है, फोबियास होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं,
और विवेक का मतलब है कॉन्शियसनेस। हम्म, तो विवेक अगर खो गया तो विकार बढ़ेंगे, और विकार बढ़ेंगे तो हमारा विचार भी बिगड़ जाएगा। अच्छे तरह से खाना खाएंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रॉपर एक्सरसाइज का मतलब भागदौड़ नहीं, इन्वॉल्वमेंट इन द माइंड, इसके लिए उसको विहार दिया है नाम। आप एक कोई माउंटेन चढ़ के गए तो इट्स ओनली फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन आप गिरि भ्रमण करेंगे तो फर्क होता है। गिरि भ्रमण का मतलब माइंड इज इन्वॉल्व इन दैट। नौका विहार का मतलब मैंने ओनली रोइंग नहीं किया है, मन के साथ किया है, तो उसको हम कहते हैं विहार। और विश्रांति का मतलब प्रॉपर रेस्ट के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है। राइट। 8 घंटा 10 घंटा सोना, इसका मतलब रेस्ट। जितना ज़्यादा सोओगे उतना आलसीपन ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो रेस्ट के लिए योगा में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट दिया हुआ है शवासन या योग निद्रा। योग निद्रा इज ए वेरी टिपिकल कंसेप्ट डेवलप बाय सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो है, उन्होंने योग निद्रा की कंसेप्ट डेवलप किया, बहुत ही वेरी इफेक्टिव। ऐसा माना गया है कि आधा घंटे की अगर योग निद्रा आप अच्छी तरह से करोगे, इट इज एट पार विद द स्लीप ऑफ 4 आवर्स। अच्छा। 4 घंटे की स्लीप से आप जो भी मिलता है। योग निद्रा मतलब शवासन का ही पार्ट है? शवासन इज अ पोस्चर, शवासन इज अ पोस्चर, और योग निद्रा इज अ प्रोसेस। क्या है वो योग निद्रा का प्रोसेस? योग निद्रा में हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, शरीर के हर हिस्से के तरफ ध्यान देते हैं। शवासन का मतलब क्या है? जमीन के ऊपर लेट जाओ, पैरों में अंतर रखो, हाथों में थोड़ा अंतर रखो, और आंखें बंद करके सो जाओ। योग निद्रा का प्रोसेस फर्स्ट स्टेप शवासन ही है? हाँ, योग निद्रा का करने के लिए आपको शवासन में जाना पड़ेगा, शवासन की पोजीशन लेनी पड़ेगी। योग निद्रा का मतलब निद्रा विदाउट निद्रा। मतलब अब मैं एक प्रोसेस से बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि अगर आप प्रोसेस बता पाए कि शवासन में मैं गया और शवासन से ही आप निद्रा में जा रहे हो। यस। योग निद्रा कैसे करते हैं? पहले हम लोग पोस्चर लेते हैं शवासन का, राइट, और बाद में हमारे मन को शरीर के हर हिस्से के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, तो वो योग जोड़ते मतलब विजुलाइज कर रहे हैं? जोड़ते का मतलब नहीं, आंखें बंद करके अगर मैंने सोचा कि मेरा राइट लेग है, राइट लेग का पहला अंगूठा वो रिलैक्स हो गया, तो वहाँ देखना नहीं है, मन से वहाँ पहुँचना है। सो बाय माइंड ओनली हैव टू रिलैक्स द बॉडी। ओके। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये हम जब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपना मन और शरीर एक साथ जुड़ जाता है। वो अदरवाइज डिस्टॉर्टेड रहता है, शरीर और मन का संपर्क होता ही नहीं, संयम नहीं है। हाँ, तो ये तालमेल नहीं है दोनों के बीच में। हर हिस्सा हम लोग रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम ध्यान देते हैं सांस की तरफ, जो हम लोग कभी करते ही नहीं। प्राणायाम में हम लोग करते हैं वो सिर्फ ब्रीदिंग करते हैं, रेगुलेटेड ब्रीदिंग होता है, लेकिन शवासन में हमारी सांस की गति बिल्कुल कम हो जाती है। तो पहले होती है देह धारणा, उसके बाद होती है प्राण धारणा, और उसके बाद मन में विजुअलाइजेशन करते हैं हम लोग। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि दिवा स्वप्न देखना नहीं, इट्स नॉट मुंगेराल के हाथी स्वप्न, इट्स नॉट विजुअलाइजेशन विच इज नॉट गोइंग टू रियलिस्टिकली कम इन टू पिक्चर। विजुअलाइज का मतलब है मेरा शरीर में बिल्कुल हल्कापन हो चुका है, मेरा शरीर में बिल्कुल हीवीनेस आ गया है, दिस इज विजुअलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस रोटेशन। हमारी सजगता को हम लोग रोटेट करते हैं, कभी शरीर के साथ जोड़ते हैं, कभी सांस के साथ जोड़ते हैं, कभी मन के साथ जोड़ते हैं। और योग निद्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है वो संकल्प, रेजोल्यूशन। संकल्प कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, मुझे जो बनना है, मुझे जो करना है, उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। और संकल्प जो होता है वो डेली चेंज नहीं होना चाहिए, आज कुछ और कल कुछ और डिमांड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेरा संकल्प है, समझो मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आई विल थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। योग निद्रा में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है ना। कॉन्शियस माइंड का मतलब बाह्य मन, और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब अंतर्मन। अंतर्मन के हम जो कभी जाते नहीं, वी नेवर गो टू सबकॉन्शियस माइंड, वी आर ऑलवेज ऑपरेटिंग ऑन द कॉन्शियस लेवल। तो शरीर को शिथिल करते करते हमारा कॉन्शियस माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। इट डजंट इंटरफेयर इन द योग निद्रा प्रोसेस। वो रिलैक्स होने के बाद कौन काम करता है उसके ऊपर? अंतर्मन काम करता है। हमारे अंतर्मन को ऐसी सूचना आप दे सकते हो कि मुझे ये XYZ चीज़ करनी है, XYZ चीज़ नहीं करनी है, तो वो अंतर्मन को रिसीव करेगा। वो संकल्प वहाँ जाएगा, वहाँ मैनिफेस्ट होगा और वहाँ ग्रो हो जाएगा, और उसके माध्यम से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास से वी कैन ट्रांसफॉर्म द एंटायर पर्सनैलिटी। अच्छा, हाँ, हमारे जीवन में, हमारे मन में बहुत सारे फियर्स होते हैं, डर होता है, फोबियाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अहंगंडा है तो उसको कम कर सकते हैं, और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडा है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। योग निद्रा के अभ्यास से हमारा पूरा व्यक्तिमत्व कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बदली हो सकता है। बड़ी इंस्ट्रक्शन पे होना चाहिए। यस, बाय इंस्ट्रक्शंस ओनली। इंस्ट्रक्शन बाय, उसके 2 प्रकार है, एक तो गाइडेड रिलैक्सेशन है, यानी मैं आपका शवासन ले लूँगा, आप रिलैक्स हो जाइए
और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ओके, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए सर। दैट इज कॉल्ड एज गाइडेड रिलैक्सेशन। ओके। और दूसरा है सेल्फ ऑटो रिलैक्सेशन, यानी सेल्फ खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है, लेकिन खुद को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमारा मन इतना स्थिर नहीं रहता है। ऑब्वियसली बात। वी गोइंग टू स्लीप, हम लोग गाइडेड में भी स्लीप में जाते हैं, हम्म, लेकिन शुरुआत में वो अच्छे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्लीप अगर हो भी गई ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इट इज़ गुड फॉर यू। बहुत सारे लोगों को निद्रा नाच होता है, दे डोंट गेट द प्रॉपर स्लीप, तो दे शुड रिलैक्स इन शवासन एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द माइंड कि मुझे अभी 5 मिनट में नींद लगने वाली है। इट वर्क्स। मन का बहुत बड़ा रोल हमारे पूरे जीवन में है, और इस मन की सभी सुविधाओं को, मन की सभी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए एक ही साइंस है, वो है योग। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, गोली नहीं है या पैथी नहीं है विच कैन करेक्ट योर माइंड। मन को सुधारने वाला कोई भी औषध ना अभी तक निकला नहीं है, निकलेगा भी नहीं। तो मन को सुधारने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन की पूरी अवस्थाओं को अच्छी तरह से यूज करने के लिए ओनली वन साइंस, दैट इज योग। योगा। अब एक, अभी तो खैर काफ़ी चैप्टर हैं इस किताब में और मैं उस पर आऊँगा भी। मेरा एक सवाल है, पर्सनल सवाल था ये कि योग, आपने बोला कि योग तो नो डाउट एक अलग प्रोसेस है, ये कोई मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मैं अब मेडिकल प्रोसेस पे भी नहीं जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपने मन की इतनी बात की। मन के एक टर्म में आता है कि जब जो बहुत सारे ध्यानी, योगी और सन्यासियों को जो प्राप्त होता है उसका नाम है इनलाइटमेंट, उनकी चेतना जागृत होती है। और उस चेतना जागरण का क्या प्रोसेस यही है, योग है, या फिर आपके इस प्रोसेस से भी चेतना जागृत की जा सकती है, या फिर उसके लिए कुछ और प्रोसेस है, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है? हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। उसमें अंतरंग और बहिरंग ऐसे दो योग के प्रकार है। बहिरंग का मतलब बाहरी ऊपर काम करने वाला, राइट। तो हम लोग अष्टांग योग के बारे में बात करेंगे, पतंजलि सूत्र के। तो उसमें 8 अंग बताए गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंगों का योग है, उसको हम कहते हैं अष्टांग योग। उसमें यम नियम का मतलब, यम का मतलब क्या है? सोशल रूल्स। व्हेन यू गो इनटू सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं तो क्या, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। नियम इज अ सेल्फ डिसिप्लिन, खुद निजी जीवन में क्या हमको पालना चाहिए, क्या टालना चाहिए, वो बताया है। उसके बाद आसन है। आसन के अभ्यास से हमारे पूरे शरीर के द्वंद्वों का नाश होता है, वो हम लोग ने देखा। आसन के अभ्यास से हमारा शरीर संतुलन हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है, शरीर मन का समन्वय जो बिगड़ा हुआ है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ये सभी अभी भी बहिरंग ही है। बहिरंग का मतलब राइट। साधन कौन सा है आसन करने के लिए? शरीर है। परिणाम किसके ऊपर है? शरीर के ऊपर है। प्राणायाम में साधन कौन सा है? शरीर है। उसके ऊपर परिणाम कौन करता है? शरीर कर रहा है। यम नियम कौन पालता है? शरीर। लेकिन उसके पीछे फोर्स किसका है? मन का। यम नियम यानी झूठ नहीं बोलना है या सच बोलना है, ये कौन डिसाइड करता है? टंग नहीं डिसाइड करती है, मन डिसाइड करता है। तो हर चीज में मन जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन इम्पैक्ट वाइज देखेंगे तो देह यूज होता है यम नियम का पालन करने के लिए, आसनों के लिए, प्राणायाम के लिए, राइट। तो ये 4 अंगों को हम लोग नॉर्मली बहिरंग योग कहते हैं। बहिरंग का मतलब बाह्य, वर्किंग ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन। इसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार से हमारा मन का काम शुरू हो जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम तब तक शरीर का डोमिनेंस है। द मोमेंट यू शिफ्ट टू प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है प्रति आहार। प्रत्याहार का मतलब दूसरा डाइट खाना नहीं है, मन के जो नॉर्मल विषय है उनसे विपरीत विषय मन को देना। विपरीत का मतलब अलग देना। हमारा मन बाहर किधर से जाता है? 5 सेंसेस से जाता है। तो जो भी चीज़ मैं देखता हूँ वही मैं समझता हूँ, मुझे जो चाहिए वही मैं समझता हूँ। तो हमारा मन की जो हमारे दौड़ होती है हमेशा बाहर होती है, इज ऑलवेज गोइंग एक्सट्रोवर्ट। तो उसकी एक्सट्रोवर्टनेस को कम करना और अंदर की तरफ उसको घुमाना, वो है प्रत्याहार। जो चीज़ों से मुझे तकलीफ हो रही है उन चीज़ों की तरफ ना देखना। मेरे जीवन में प्रत्याहार का मतलब क्या है? द थिंग विच इज डिस्टर्बिंग मी, आई विल इग्नोर इट। तो है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ द माइंड। उसके बाद धारणा, कन्फाइनमेंट। धारणा का मतलब मन को फर्मली एक ही विचार के साथ पकड़ के रखना है, बहुत सारे विचारों को बाजू में रखना है और एक विचार की तरफ मन को ले जाना है, वो है धारणा। धारणा का कांस्टेंट बिलीफ अगर हम लोग लेते हैं, अनुभव लेते हैं, तो वो है ध्यान। और ध्यान से बाद में समाधि है। तो ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग है, उसको हम लोग बहिरंग योग कहते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग कहते हैं। समाधि इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमें शरीर का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए बहिरंग, अंतरंग ऐसे 2 चीज़ें हैं। तो ऋषि मुनियों ने जो भी योग
आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका वही पार्ट है कि सिर्फ आसन प्राणायाम का मतलब योग है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आसन प्राणायाम इज वन ऑफ द पार्ट्स, आसन इज वन ऑफ द पार्ट, क्योंकि वो अच्छा लगता है, डुएबल है। हमें लगता है कि आसन करने से मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है। हाउ कैनॉट, यू कैनॉट आस्क मी क्यों अच्छा लगता है। तो जो मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं वो बहिरंग योग है। लेकिन मेरी मानसिकता का ऊपर अगर विचार मुझे अगर देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा अंतरंग योग की तरफ। अंतरंग योग में क्या क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब कन्फाइनमेंट। हमारे मन को हम लोग जब कंट्रोल में लाते हैं उसके बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, वो है जंगली घोड़े का। ओके। वाइल्ड हॉर्स, उसको पकड़ना मुश्किल है, वैसे मन को पकड़ना मुश्किल है। ट्रू। कुछ भी करके हमने जंगली घोड़े को पकड़ के लाया, तो उसका, अभी मैं प्रत्याहार की बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो प्रत्याहार के स्टेज में क्या होता है, वो जंगली घोड़े को पकड़ते जंगल से और उसके मैदान में छोड़ देते। मैदान के दायरे में उसको रहना है, ही कैनॉट गो आउटसाइड दैट ग्राउंड। राइट। जो जंगल में पूरी तरह से घूम रहा था उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बंद हो गया। हमारे मन के ऊपर भी होता है, मन के बाकी विचारों जो है उनको बाजू में रखो और एक ही विचार की तरफ जाओ। तो मैदान में जब घूमता रहता है तो उसको समझता है कि अभी मैदान छोड़ के मुझे जा नहीं सकते। उसके बाद उसके गले में रस्सी डाली जाती है और एक पोल होता है मैदान के बीच में, उस रस्सी का दूसरा छोर उस पोल को बांधा जाता है और उस पोल के दायरे में उसको घूमना है। सो दैट इज बिकमिंग धारणा। धारणा का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, देशबंधा चित्त धारणा। देश का मतलब कोई सब्जेक्ट, चित्त का मतलब हमारा मन, तो बांध के रखना मतलब ये। राइट। उसको क्या ट्रेनिंग क्या मिलती है घोड़े को? गले में रस्सी आ गई और मैंने उसको खंबे को मुझे बांधा है, इसका मतलब मुझे उसके बाहर नहीं जाना। बिल्कुल। उसी रस्सी का बाद में लगाम हो जाता है, वो है ध्यान। तो ध्यान का लगाम हमारे मन को हम लगाते हैं। लगाम है, उसके दो छोर होते हैं ना, राइट छोर खींचेंगे तो राइट की तरफ घोड़ा मुड़ता है, राइट। ढीला छोड़ेंगे तो दौड़ता है, पकड़ के रखेंगे तो रुकता है। तो ये जो चीज़ होती है, यही चीज़ें हमारी विचारों के बारे में होती है हमारे ध्यान की अवस्था में, और उसी अवस्था में कांस्टेंट रहेंगे तो हम ध्यान की तरफ से समाधि की तरफ जा सकते हैं। तो घोड़े को जैसे हम लोग पालतू बनाते हैं वैसे मन को भी बना सकते हैं। कौन से 3 आधार? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। इससे मन के ऊपर पूरा कंट्रोल आता है और जो चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है कि मन की शक्ति बहुत बड़ी है, जैसे घोड़े की शक्ति भी है। हॉर्स पावर हम लोग काउंट करते हैं ना, तो वी डोंट यूज एनी एलिफेंट पावर नहीं है, हॉर्स पावर है। इसका मतलब घोड़ा ही बहुत ताकतवान है, इसको कंट्रोल करना इज लाइक कंट्रोलिंग द माइंड। ऐसा भी उसका रेफरेंस है हमारे योग में। राइट। तो इस तरीके से हम एक ध्यान की तरफ जा सकते हैं। यस। और आम जीवन में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बाहर जाने की जरूरत है। जैसे लोग साधना के लिए बाहर जंगलों में चले जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भगवान की प्राप्ति हो सकती है आपको घर में बैठ के। एक्चुअली भगवान कहाँ है? देखा नहीं तो मैंने भी नहीं देखा। तो भगवान इज नथिंग बट अवर आत्मा। खुद के साथ जुड़ो, बस दैट्स ऑल। हम लोग किधर जुड़ते हैं? हम बाहर जुड़ते हैं, खुद के साथ कोई जोड़ता ही नहीं खुद को। तो अंदर हमारी जो अंतरात्मा है उसके तरफ जाने की कोशिश होनी है और खुद के साथ स्थिर रहने की जो प्रक्रिया है उसको ही योग है। योगा मतलब क्या है? जोड़ना, युज मीन्स जोड़ना। ट्रेडिशनली योग का मतलब है परमात्मा और आत्मा का मिलन, लेकिन परमात्मा मैंने देखा नहीं है, आत्मा मुझे समझता नहीं है, इसके लिए मैं फंस गया हूँ। तो ये फंसने से बाहर निकलने के लिए पहले खुद के साथ जुड़ो। खुद के साथ जुड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाहरी जुड़ा बंद करना चाहिए, डिटैच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड अटैच विद द इनर वर्ल्ड। तो आपने काफ़ी अपनी किताब में काफ़ी कुछ जिक्र भी किया है सिस्टम के बारे में, जो बॉडी के पार्ट्स, नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएँ। पाँचों चीज़, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है, यानी शरीर शास्त्र और शरीर कार्य विज्ञान, ये दो चीज़ें। एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर शरीर का, दैट इज एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर से फंक्शन। तो हमारी सिस्टम 9 सिस्टम्स है हमारे शरीर में। ये 9 सिस्टम के साथ हमारा पूरा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेशन है, देन कंजम्पशन है यानी डाइजेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सभी सिस्टम का आंतरिक संतुलन बहुत अच्छी तरह से है। बाय नेचर इट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड वेरी नाइसली। उनमें गड़बड़ कहाँ हो जाती है? फंक्शनल गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, फंक्शनल गड़बड़ कैसी होती है? फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट हैव एनी मूवमेंट्स, जोड़ों में अकड़न आ जाती है। बहुत सारे लोग पूरे दिन में बैठते नहीं, राइट, तो उनको बैठने के लिए तकलीफ हो जाती है। कोई लोग पूरे बैठे ही रहते हैं, उनके लिए स्पाइनल कॉलम का प्रॉब्लम हो जाता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, लंबर प्रॉब्लम होता है।
ट्रैवलिंग बहुत है, तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ हमारे शरीर की जो सिस्टम है उसको बिगाड़ देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? समथिंग विच इज़ टू बी करेक्टेड, और वो करेक्शन क्या है? योग है। योग का अभ्यास करो तो ये 9 सिस्टम जो हमारी है, सिस्टम में इंटीग्रेशन बाय नेचर है। अच्छा, स्ट्रक्चरली अगर कोई अवयव है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं आंखें नहीं, तो मैं आई कांट हेल्प, राइट, लेकिन बाय एंड लार्ज देखेंगे तो स्ट्रक्चरली इट इज परफेक्टली डिजाइन। इतना ब्यूटीफुल अंडर कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। हमारे शरीर में क्या क्या है? केमिकल इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब कुछ है, और उसका इंटीग्रेशन इतना ब्यूटीफुल है, पूछो मत। तो बिगड़ता कैसे है? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति हमारी गलत हो चुकी है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है? हाउ योगा इज इम्पैक्टिंग द सिस्टम्स, हाउ योगा इज कनेक्टेड विद द सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल आसन करते हैं हम लोग, तो आसन में क्या होता है? मूवमेंट्स होती है, राइट। आसन में मूवमेंट किसकी ज़्यादा होती है? बॉडी की, स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम। आसनों का इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर ज़्यादा होता है, पेट के ऊपर होता है। आसन कैसे होते हैं? फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होता है, राइट, ट्विस्टिंग होता है, राइट, साइडवर्ड बेंडिंग होता है, या Right. स्ट्रेच होता है। इन पांचों अवस्था में आसन होते हैं। तो हम जब फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो क्या होता है? हमारे पेट, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है, स्पाइनल कॉलम हमारा आगे जाता है। जिसका स्पाइनल कॉलम अच्छा है, स्पाइनल कॉलम का मतलब मेरुदंड, वो हड्डी का एक स्ट्रक्चर है। उसमें अंदर क्या है? मज्जारज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, विच इज वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। मज्जारज्जु का मतलब नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट। स्पाइनल कॉलम में तो हड्डियां हैं, बाकी क्या है? हाँ, हड्डी से क्या निकलता है, अंदर से क्या जाता है? स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, कॉर्ड, वो हर शरीर के साथ जुड़ी हुई है। अगर यहाँ मुझे कुछ तकलीफ हो गई तो अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में है। ट्रू। तो उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग किसको बेंड गया फॉरवर्ड करते हैं? स्पाइनल कॉलम को करते हैं। हमारे मसल्स के ऊपर कंट्रोल आता है, स्ट्रेच एंड प्रेशर, ये दो चीज़ें आसन में होती है। स्ट्रेच का मतलब तनाव, मैंने ऐसी उंगलियां तानी और उसको होल्ड करके कंट्रोल किया, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रोवाइज हो जाता है। तो हर आसन में जहाँ भी प्रेशर है या जहाँ भी स्ट्रेच है वहाँ ब्लड मॉडिफिकेशन है। सो सर्कुलर सिस्टम इम्पैक्ट में हो गई। आसन करने से नर्वस सिस्टम के साथ साथ मेरी कार्डियोवास्कुलर यानी मेरी पूरी जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है, यानी जिसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आसन के अभ्यास में हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है, डाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। तो सभी सिस्टम जो है वो डिसइंटीग्रेटेड है आजकल। ओके, डिसइंटीग्रेशन को कम करके इंटीग्रेट करना है। दिस इज एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर का चाहे मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से बढ़ सकता है। प्राणायाम में जैसे कि मैंने कहा, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 सिस्टम के साथ जुड़े हुए। सो प्राणायाम के अभ्यास से 5 सिस्टम में इंटीग्रेशन हो जाता है। और ध्यान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्याहार ध्यान में अंदरूनी जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक सिस्टम हमारे शरीर में वो है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, ग्रंथि संस्था। ग्रंथि संस्था का इम्पैक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुद्राओं का अभ्यास से हमारे ग्रंथि संस्था के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ग्रंथियाँ क्या काम करती है? दे सीक्रेट सम हार्मोन्स। अच्छा, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल का नॉर्मल हो चुका है। बिल्कुल। एक मूवी में उसके बारे में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, केमिकल लोचा। केमिकल लोचा है, हो गया। व्हाट इज केमिकल लोचा? इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोनल सिस्टम, यानी इम्बैलेंस ऑफ द ग्लैंड्स। और वो ग्लैंड्स में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरोलरी है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। व्हाट इज हाइपोथैलेमस? इतना छोटा एक ऑर्गन है विच इज एबल टू एनालाइज द इमोशंस। राइट। इमोशंस नॉन फिजिकल होती है, राइट। भावनाओं को कोई शारीरिक आकार नहीं है, नहीं है, लेकिन उनका एनालिसिस कौन करता है? केमिकल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। वो ऑर्गन करता है। उसको एक काम दिया है कि दिन में आप 100 इमोशंस को एनालाइज करो। हमारे इमोशन 500 हो गई तो क्या करेगा वो? राइट। वो थक जाता है। वो काम किसके ऊपर डाल देता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का मतलब एक ग्लैंड है, दैट इज मास्टर ग्लैंड। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूषिका कहते हैं। पीयूष का मतलब अमृत, पीयूषिका का मतलब है मास्टर ग्लैंड। पीयूषिका को भी डिजाइन काम दिया हुआ है, इतने इतने इमोशंस को आप बेयर कर सकते हो, आया है। उसके बाद जो है वो ढकेल देती है, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरियन ऑर्गन, HPO, ये एक्सिस है। राइट। हाइपोथैलेमस काम करना बंद करेगा तो पिट्यूटरी के ऊपर ढकेल देता है। पिट्यूटरी अपने हिसाब से किसी भी ग्लैंड के ऊपर काम ढकेल देती है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग पैटर्न होता है। देखो, फीमेल्स के बारे में थायराइड का प्रॉब्लम है। फीमेल्स को अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो दे हैव गॉट अ प्रॉब्लम थायराइड। राइट। मेल्स के लिए एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से? हमारी इंसुलिन सिक्रेटिंग वाली
दे हैव गॉट डायबिटिक प्रॉब्लम्स। तो हर व्यक्ति का ऑर्गन अलग अलग होता है। डिप्रेशन आ जाते हैं लोगों के, एग्जैक्टली राइट, लोग तो कंट्रोल नहीं रखते हैं, फेयरनेस है लोगों का, ये जो लॉनलीनेस आ जाता यस है, राइट। एचपीओ एक्सेस से क्या होता है, हमारा शरीर पूरा शरीर बिगड़ा हुआ है। किसके कारण बिगड़ा है उसके ऊपर और एक है SEM। एस का मतलब स्पिरिचुअलिटी, ई का मतलब इमोशंस है, माइंड का मतलब, एम का मतलब माइंड। मन बिगड़ा है, उसके लिए इमोशंस बिगड़े हैं, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी पूरी निकल गई है। तो एचपीएम को एसीएम को करेक्ट अगर करना है तो एचपीओ को करेक्ट करना पड़ेगा। एचपीओ को हम कैसे करेक्ट करते हैं, हम लोग ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम्स, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से वी करेक्ट द ऑर्गनल इम्बैलेंस। ऑर्गनल इम्बैलेंस कम हो जाने के बाद इट इम्पैक्ट्स द माइंड, साइकोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट कम होने से बाद हमारा इम्पैक्ट हो जाता है माइंड के ऊपर। माइंड के ऊपर करेक्शन होने के बाद इम्पैक्ट होता है इमोशंस के ऊपर, और इमोशंस के बाद करेक्ट इम्पैक्ट यहाँ कहाँ होता है, स्पिरिचुअलिटी। ये पूरा जर्नी है योग का, राइट। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉडी ओनली, क्रॉस टू सटल। सटल क्या है, माइंड एंड इमोशंस यू कैनॉट सी। ट्रू। स्पिरिट तो ऑल भी सटल है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ जाना है, स्पिरिट की तरफ जाना है। इंटीग्रेट योर सेल्फ इनटू ए प्रॉपर सिस्टम। जो सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है उसके हम लोगों ने पूरी तरह से नाश कर रखा है, इट हैज कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। राइट। तो डिस्टॉर्टेड के अंदर करेक्शन करने के लिए क्या है, आसन ही है। आसन करो, प्राणायाम करो, अभ्यास करो, इट वर्क्स। राइट। और यही सारी चीज़ अपने सिस्टम में सारी चीज़ें बताई हैं। तो इनकी सर की एक किताब है, इनफैक्ट 2 किताब है, एक मैं और एक सर आपको दिखाएंगे कैमरे पे, अगर आप कैमरे की तरफ लोगों को दिखाएं। नो योगा लिव योगा और योग साधना, योग साधना पर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, योग साधना पर, ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। अच्छा, लास्ट ट्यूसडे को ही, लास्ट सैटरडे को। अच्छा। और ये 2014 में हुआ है पहला। इट टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट्स, योग के जो कंसेप्ट जो हम लोगों ने देखे आज, राइट, उसके बारे में इस बुक में पूरा उसका जिक्र किया हुआ है। तो ये जो बुक है इसके बारे में, इसके योग साधना के बारे में बात की है। योग साधना का मतलब क्या है, प्रैक्टिस। अभी इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐसा है कि साधक यानी प्रैक्टिशनर, साध्य का मतलब उसका ऑब्जेक्टिव, और उसकी तरफ जाने वाला जो मार्ग है उसको हम कहते हैं योग साधना। ये त्रिपुटी है। त्रिपुटी का मतलब 3 डायमेंशंस। साधक का मतलब तुम और मैं दोनों है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी है वो, उसकी तरफ जाने के लिए मुझे एक मार्ग चाहिए, वो मार्ग है योग साधना। योग साधना जिस मार्ग से मैं करता हूँ उसके लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इस बुक में पूरी तरह से उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कौन सा आसन किस ग्रंथ में उसका रेफरेंस है, इसकी खासियत क्या है, इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड स्क्रिप्चर दोनों का बैलेंस किया हुआ है। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाउ यू कैन यूज दिस इन डे टू डे लाइफ। निजी जीवन में आप उसका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। वेरी गुड। और इसमें कंसेप्ट के बारे में बात की है। दूसरा जो पहला वाला बुक, नो योगा लिव योगा, नो योगा एंड लिव योगा। लिव योगा, हाउ टू लिव इज एक्सप्लेन इन दिस बुक। ट्रू। हाउ टू नो इज गिवन इन दैट बुक। वेरी गुड सर। तो बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं सर से, ये किताब शायद अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नहीं, ऑनलाइन अभी तक नहीं है कि उसका ISBN नंबर लेना बाकी है। अच्छा। लेकिन ये अवेलेबल हो सकती है। तो कैसे कनेक्ट करें अगर लोगों को ये किताब चाहिए हो तो? ये किताब चाहिए तो यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर, हमारी इंस्टीट्यूशन का मैं आपको नंबर दे सकता हूँ या मेरा नंबर ले चाहिए। आप अगर नंबर बोल दें एक बार। हाँ, मेरा नंबर है 9320805659। ठीक है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये किताब चाहिए तो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें। और मेरा ऐसा मानना है कि ये 2 किताबें आपके जीवन में, आपके जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसको ज़रूर हिस्सा बनाएं। नो डाउट इंस्ट्रक्शन के लिए आगे कैसे योग करना है उसके लिए सर या इनके जैसे कोई भी जो टीचर आपके आसपास अवेलेबल हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिक थ्योरी जानने के लिए मेरी भी काफ़ी सारी चीज़ों जिनको मैं सोचता था, जिनके बारे में मैं कोशिश करता था जानने की योग के पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ों का मुझे लगता है कि समाधान होगा इस किताब से। और मेरा एक सवाल और है इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में। नो डाउट योगा एक बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और कोई एक दिन की चीज़ भी नहीं कि आज के आज आपने साथ के है ना साधक बन गए। 2 चीज़ें हैं, एज का लिए तो आपने बता दी कि ओल्ड एज वाले भी कर सकते हैं और यंग भी कर सकते हैं, बच्चों को नहीं करना चाहिए, नो डाउट। एक योग को लेकर टाइमिंग का बड़ा सवाल होता है, खासकर शहरों में बड़ा चैलेंज है कि सुबह 4-5 बजे वाले लोग बताते हैं कि 5 बजे आप योग लग कर रहे ध्यान करें, तो क्या कोई टाइमिंग है इसके लिए फिक्स? एक्चुअली टाइमिंग, आइडियल टाइमिंग, आदर्श समय जो है सुबह है, लेकिन हमारी सुबह कभी होती है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। राइट। एक्चुअली सुबह का मतलब बिफोर सनराइज, लेकिन आजकल लोग सोते हैं 12 के बाद, तो सनराइज का सवाल ही नहीं आता है। राइट।
तो बाय एंड लार्ज वी कैन से कि खाने के बाद 5 घंटे की गैप तो होनी चाहिए ओके। आफ्टर मील्स, वट एवर मील्स यू टेक। नाइट मील की बात कर रहे हैं? नाइट नहीं, दोपहर का मील होता है। दोपहर की मील की बात। और कुछ नाश्ता किया है हल्का सा तो भी 1-1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए। तो इसका मतलब बाय एंड लार्ज वी कैन से कि खाली पेट करना चाहिए कभी भी जब और दूसरी बात कैसी है कि समय नहीं है, ये चीज़ मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई डोंट एग्री दिस आर्ग्यूमेंट कि समय नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे समय और कर्जा निकालना पड़ता है। राइट, कर्जा आपको कोई हाथ में लाके देने वाला नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना फाइट पड़ता करनी है। पड़ेगी। तो इसे समय के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और मैं बैंकर होने के बाद उसके में और एक कहता था कि कर्जा चुकाना भी पड़ता है, अदरवाइज एनपी हो जाएगा। राइट। तो प्रॉब्लम कैसी है कि समय कितना चाहिए? आधा घंटा काफ़ी है। इफ अगर आप खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो, कोई फायदा नहीं है। राइट, देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 10 आवर्स और 10 डेज। ट्रू। इसके लिए आप आधा घंटा निकालो। और सिर्फ बात हॉस्पिटल की नहीं है, सवाल आपके जन्म लेने के मकसद का भी है। एग्जैक्टली। सवाल आपके उन सारी चेतनाओं का है जो कि कहीं ना कहीं आप में लुप्त होती जा रही है। उन सारी ऑर्गन्स जो आपसे कम सांस लेने के कारण आप जानते नहीं, लेकिन आपने उनको दुखी कर रखा है बहुत ना? दे आर तो आप स्टार्विंग फॉर द प्रॉपर एनर्जी। राइट, वो आप सांस लें, अच्छी सांस लें, प्राणायाम करें और उसको खुश रखें। आपके एक वो ही सारे पॉइंट है अंत में मैं कहना चाहूँगा, इसको प्रिंसिपली कैसे जानना है? यथाशक्ति और विधिवत। यथाशक्ति मतलब मास की मेरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आई हैव गॉट सम लिमिटेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे समझो स्पॉन्डिलोसिस है या स्लिप डिस्क है तो मैं आगे झुकना बंद करूँगा क्या? अगर मेरी चाबी गिर गई तो मैं कैसे उठाऊंगा चाबी? हैव टू बेंड फॉरवर्ड ओनली, सवाल ही नहीं आता। लेकिन बेंडिंग शुड बी कॉशियस। नॉर्मल आदमी जिस झटके से जाएगा उस झटके से मैं नहीं जाऊँगा। आई विल कॉशियसली, मैं बेंड होगा नहीं गए, थोड़ा नीचे जाऊँगा और बाद में चाबी उठाऊँगा। आई कैनॉट आउटसोर्स फॉर एवरीथिंग। ट्रू। तो जो भी चीज़ मेरी आज की कंडीशन है, बॉडी कंडीशन, उसके हिसाब से मुझे करना है। इसका मतलब यथाशक्ति। विधिवत का मतलब है जो भी टेक्निक बताया उसके हिसाब से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निरंतर करते बी रहिए। कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस। कंसिस्टेंसी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट, वी आर नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। ट्रू। हम कहाँ कंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट में हम इनकंसिस्टेंट है। प्रॉब्लम है। ट्रू। तो वो हमारा कंसिस्टेंट है कि हम लोग वी हैव टू इनकंसिस्टेंट डू हैं। इट। राइट। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी लाइफ का मतलब क्या है? पैसा है लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते, बहुत पैसा है लेकिन खा नहीं सकता हूँ, क्या फ़ायदा उसका? तो ये हमारी जो भी क्षमताएं हैं उनको पूरी तरह यूज़ करने के लिए यू हैव टू डू इट इन 3 मैनर्स। पहला यथाशक्ति, विधिवत और निरंतर। और अच्छी तरह से सीखो। डोंट गो बाय ओनली टीवी और कोई बुक पढ़ के। बुक तो पढ़ना है लेकिन बुक पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, टीचर की जरूरत है। लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। राइट। हमारी भी पूरी दिन में बैचेस चलती है। ऑनलाइन बैचेस आर ऑल्सो देयर। वी कंडक्ट ऑनलाइन बैचेस। बहुत अच्छा एक सुविधा हमें मिल गई है कोविड के साथ। सो मेनी पीपल कैन जॉइन फ्रॉम एवरीवेयर। अभी हमारे क्लासेस में सुबह 6 बजे हमारी क्लास चलती है। यूएस के लोग भी ज्वाइन होते हैं शाम को, वहाँ शाम के 6 बजे होते हैं। राइट, दे कैन ज्वाइन। ग्लोबली हम लोग नज़दीक आ गए बिकॉज ऑफ कोविड। टू बी फ्रैंक, करना चाहिए। क्रिएव कारणम सिद्धे है, एक प्रिंसिपल बताया हटे, करने से होगा, करने से होने वाला है। और करके देखो, अच्छा लगेगा। राइट, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और मुझे लगता है कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मैं तो जब से मिला हूँ आपसे और बातें हो रही, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वो डिस्कशन इतनी लंबी होगी जो इस पॉडकास्ट में समा नहीं सकेगी। हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे एपिसोड में जरूर मिलेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सर। कि आप ये ज्ञान स्प्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोगों तक जाएगा उतने लोगों तक अच्छी बात है उनके लिए। राइट, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। ट्रू। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी 2 सितंबर से हम लोग थाना जेल में और एक कार्यक्रम करने वाले थे। अच्छा। और वो कार्यक्रम जो है वो हमारी संस्था का एक यू कैन से बहुत ही माइलस्टोन प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि हमारी संस्था को एक रिकग्निशन मिला है मिनिस्टर ऑफ आयुष से। आयुष मंत्रालय जो है उनके, राइट, वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड LYI, लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट। कैदियों में परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो तो अलग स्कूल है ऑल टुगेदर। राइट, वहाँ आके जाके आदमी और बिगड़ के बाहर आता है, ऐसे हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी माइंड सेट, उनके मन के ऊपर कंट्रोल लाना, विचारों के ऊपर कंट्रोल लाना, ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करवाने वाले हैं। अच्छा। तो ये YCB के जो कोर्सेज है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के, वो 2 कोर्स हम लोग उसके तरफ लेने वाले हैं।
पहला कोर्स जो है वो 36 घंटे का है, 36 आवर्स का है. दैट विल बी कंडक्टेड फॉर 12 वीक्स. हर हफ्ते में 3 घंटे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. उसके बाद 400 आवर्स का दूसरा कोर्स है, वो हम वहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. उसके पीछे जो लॉजिक है वो ऐसा है कि मानवीय हक आयोग जो है मुंबई का, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, उनके प्रेरणा से एक क्लास शुरू होने वाला है. उनको क्या लगता है कि अगर कोई आदमी बाहर जाएगा शिक्षा खत्म करने के बाद, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए समाज में. तो एक्सेप्टेंस कौन से माध्यम से मिलेगा? उसके बाद अगर सर्टिफिकेट है कि मैं योग सीख के आया हूँ, ही विल बी एक्सेप्टेड बेटर इन द सोसाइटी. बहुत ही भला विचार है उसके पीछे. देखते भी कैसा उसको रिजल्ट मिलता है. वो एक कंसेप्ट है. थैंक्स सर. थैंक Thank you यू so much. हरिओम.